हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट पूरा का पूरा बेस है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन दो तरीके से हो सकता है, परमानेंट और एक टेम्परेरी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरीके का होता है, परमानेंट और एक टेम्परेरी। देखो, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन में क्या होता है कि अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चले गए तो वो दूसरे परमाणु से पहले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ए है और बी है, ए के जो इलेक्ट्रॉन है बी पर अगर चले गए तो वो बी से ए पर नहीं आ सकते हैं। ऐसा कब होता है? जब कोई एक अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु यानी कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु होता है। इस कार्बन की चेन के लास्ट एंड में जुड़ा हुआ है क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.0 के लगभग होती है और कार्बन की जो होती है वो इससे कम होती है। ठीक है, तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने के बाद वापस नहीं करेगा क्योंकि ये सबसे ताकतवर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। तो ये खींचने के बाद इलेक्ट्रॉनों को ये वापस नहीं करेगा। तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसने क्लो कार्बन परमाणुओं से इन कार्बन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को खींच दिया। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होता है, इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होता है वो होता है परमानेंट प्रकार का। यानी कि एक परमाणु जो कि ज्यादा विद्युत ऋणता वाला है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसने दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया है। उसे उसे कहते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इससे क्या होगा? क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ जाएगी जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो, दूरी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की खींचने की पावर धीरे धीरे घटती जाती है। इसे हम C1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इस C1, C2 और C3। ठीक है, जो C1 कार्बन है, इस C1 कार्बन से क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। यानी कि सबसे ज्यादा पावर क्लोरीन इस कार्बन पर लगाएगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए। उसके बाद लगाएगा C2 कार्बन पर और C2 के बाद लगाएगा C3 कार्बन पर। इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड वाला यौगिक ले लेते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमें किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उस एक ही यौगिक में दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के कारण उनमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है और इस तरीके का विस्थापन स्थायी विस्थापन होता है। स्थायी किस तरीके से? क्लोरीन अधिक स्ट्रॉन्ग है किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर। तो क्लोरीन इनके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ये क्लोरीन दोबारा इनको इलेक्ट्रॉन अपने वापस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए ये परमानेंटली इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। हमेशा क्लोरीन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड में काम आते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में काम आते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन खींचता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी डबल ट्रिपल यानी कि मल्टी बॉन्ड वाली कोई भी स्पीसीज होती है, उस पर अटैकिंग रिएजेंट जब भी इस पर अटैक करता है तो जो ये डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, हमेशा पाई बॉन्ड का विस्थापन हो जाता है। यानी कि पाई बॉन्ड इस तरफ खिसक सकता है किसी भी तरफ, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी क्योंकि दोनों के दोनों जो
पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो केवल कार्बन, इस कार्बन परमाणु पर ही आएंगे, तो इन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और पीछे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों के दोनों जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कार्बन पर जा रहे हैं, इसलिए यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिससे बनेगा CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से इनको बोलते हैं टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट किसी भी प्रवृत्ति का हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल हुआ यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो कहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इस स्पीसीज पर, तो वो यहां पर जुड़ेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो यहां पर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से कैसे जुड़ते हैं, इसके बारे में मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर एक वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, वो टेम्परेरी यानी कि परमानेंट नहीं हुआ है, वो टेम्परेरी प्रकार का हुआ है, ठीक है। आई होप गाइस आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है परमानेंट प्रकार का, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट उन ही यौगिकों में पाया जाता है जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एग्जांपल के लिए हम कोई भी कार्बन की चेन ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई कार्बन की चेन है जिसके एक एंड पर जुड़ा हुआ है एक ऐसा परमाणु, जैसे Cl ले लेते हैं, इसकी जो विद्युत ऋणता होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए हम ये क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन है, इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ परमानेंट तरीके से खींचेगा। किन इलेक्ट्रॉनों को? जो ये सिग्मा बॉन्ड्स में काम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को ये परमानेंट तरीके से खींचेगा, ठीक है। परमानेंट तरीके से खींचने पर इस पर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर पार्शियल। ये जो पार्शियल पॉजिटिव है ये धीरे धीरे इसका साइज घटता जा रहा है, ठीक है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि ये C1 कार्बन, ये C2, C3 और ये C4, C1 कार्बन पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इलेक्ट्रॉनों को खींचा जा रहा है, इसलिए इस पर पार्शियल का जो साइन है वो बड़ा है। C2 कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर है वो C1 कार्बन से कम है, इसलिए इसका जो पार्शियल साइन है वो छोटा है। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर घटती जाती है, यानी कि C1 कार्बन पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचा जाता है। ये हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। ये दो तरीके का हो सकते हैं, एक को कहते हैं हम प्लस आई इफेक्ट और एक को कहते हैं हम माइनस आई इफेक्ट। अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है, यानी कि एक परमाणु जो कि अधिक विद्युत ऋणता वाला कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, यानी कि अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर जुड़ा हुआ है कार्बन की चेन से तो उसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित, जो माइनस आई इफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, यानी कि इसमें जो है, इसमें कार्बन की चेन से एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होता है जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। यानी कि कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा? ऐसा परमाणु, कार्बन की चेन से ऐसा परमाणु जुड़ा हुआ होगा जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि जो परमाणु जुड़ा हुआ होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, ठीक है। कार्बन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो स्ट्रॉन्ग परमाणु कौन सा होगा? कार्बन होंगे, तो कार्बन उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिससे उस परमाणु पर कौन सा आएगा चार्ज?
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर आएंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, यानी कि इसमें कौन कौन से ऐसे समूह जुड़े हुए होंगे, ऐसे कौन कौन से तत्व होंगे जो कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के बजाय प्रतिकर्षित करेंगे, और इनमें कौन कौन से ऐसे समूह ऐसे तत्व आएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब इसके एग्जाम्पल्स की। यहाँ पर ये ऐसे समूह है जो कि किसी भी कार्बन के चैन से अगर जुड़ते हैं तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, नहीं कि आकर्षित करेंगे। ये इन समूहों का घटता हुआ क्रम है, CH2NH O- एसीटेट 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, 2 डिग्री 1 डिग्री CT3 CD3 CH3। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, और यहां पर बात करें तो OF2 OR2 NF3 NR3 NH3 NO2 साइनाइड CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और इसे बोलते हैं कीटोन ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो कि किसी भी कार्बन की चेन से अगर जुड़ते हैं तो ये वहां से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, नहीं कि प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं हम कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम कहां कहां पर यूज में ले सकते हैं। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट को हम किसी भी कार्ब धनायनों या फिर कार्ब ऋणायनों के स्थायित्व में भी काम ले सकते हैं। तो पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर यहाँ पर कार्ब धनायनों के स्थायित्व की बात करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कार्बन है और कार्बन से CH3 यानी कि एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, मैथिल समूह जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ये मैथिल समूह है ये प्लस आई दर्शाने वाला, प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाला कोई भी समूह नहीं है। यहाँ पर हम केवल एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन से 3 मैथिल समूह जुड़ रहे हैं और इस कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़ रहे हैं। ठीक है, और इस कार्बन से केवल एक मैथिल समूह जुड़ रहा है और ये केवल एक मैथिल समूह। ठीक है, और ये है कार्ब धनायन, यानी कि इन सभी पर, इन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी मैथिल समूह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा है, यानी कि ये कार्बन इन मैथिल समूह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है बल्कि प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिकर्षित इस कार्बन परमाणु में सबसे ज्यादा मैथिल समूह है, तो ये कार्बन सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कर रहा है मैथिल समूहों का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब धनायन कौन सा होगा, ये होगा। और इसके बाद होगा ये, क्योंकि ये दो ही मैथिल समूहों को प्रतिकर्षित, उनके इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर होगा ये, और फोर्थ पर होगा ये। तो अब बात करते हैं हम कार्ब ऋणायनों की। देखो, कार्ब ऋणायनों की बात करें तो अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, सब में अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित यानी कि खींच रहा है। किनके इलेक्ट्रॉनों को, मैथिल समूहों के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा मैथिल समूहों के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा, ये खींचेगा, क्योंकि ये 3 मैथिल समूहों के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है और ये 2 मैथिल समूहों के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, ये एक, और तो इसके पास कोई भी मैथिल समूह नहीं है, इसलिए किसी भी मैथिल समूह के इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच रहा है। तो जब भी चार्ज बढ़ता है तो देखो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी समानुपाती 1 बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि जब भी चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटती है। यहां पर सबसे ज्यादा चार्ज होता है क्योंकि ये कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि चार्ज सबसे ज्यादा किस पर होगा, इस कार्बन पर। तो चार्ज होने की वजह से स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा थर्ड नंबर पर। सेकंड नंबर पर कौन होगा, ये होगा सेकंड पर, ये होगा, सॉरी, ये होगा फोर्थ पर, ये होगा थर्ड पर, ये 2 और ये 1 नंबर पर।
यानी कि इसके पास कोई भी ऐसा समूह नहीं है जिससे ये इलेक्ट्रॉनों को खींच सके, इसलिए इस पर चार्ज की मात्रा बहुत कम होगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है, इस तरीके से कार्बोनाइन और कार्बोनाइनों के स्थायित्व को हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम कार्बोनाइनों की बात करते हैं, यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज में पता है क्या होता है, जो कार्बन है, ये कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कर रहा है, 3 मेथिल समूह के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण करता है। तो इस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज सबसे कम होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। पॉजिटिव यानी कि धनायनों की, कार्बोधनायनों की अगर बात करते हैं तो अम्लीयता की बात करें तो अम्लीयता में जो प्लस आई इफेक्ट वाले जितने भी समूह हैं, ये जब किसी यौगिक के साथ जुड़ते हैं तो उस यौगिक की अम्लीयता को ये कम कर देते हैं, और जब ये माइनस आई इफेक्ट वाले जो समूह होते हैं, ये जब किसी यौगिक के साथ जुड़ते हैं तो उसकी अम्लीयता को ये बढ़ा देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि CH3 CH2 COOH, एक है F CH2 COOH, और एक है Cl CH2 COOH। ठीक है, इसमें से ये जो CH3 है, ये तो प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, तो यहां पर होगा प्लस आई इफेक्ट, और यहां पर होगा माइनस आई, और यहां पर भी होगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो होगा तीसरे नंबर पर, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, जो कि प्लस आई इफेक्ट वाले जो जितने भी समूह आते हैं ना, किसी भी यौगिक के साथ जुड़ते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले समूह, वो उसकी अम्लीयता को घटा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों में। इन दोनों में जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, इनमें से जो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दर्शाएगा वो सबसे ज्यादा अम्लीयता शो करेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है, तो ये होगा फर्स्ट नंबर पर, ये होगा सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो ये थी अम्लीयता की बात। अब करते हैं क्षारीयता की बात। देखो, क्षारीयता में अम्लीयता का डायरेक्ट उल्टा है। क्षारीयता में जो प्लस आई इफेक्ट वाले जितने भी समूह किसी यौगिक के साथ जुड़ते हैं, तो अम्लीयता को तो घटाते हैं, लेकिन क्षारीयता को ये बढ़ाते हैं। और जो माइनस आई इफेक्ट वाले जितने भी समूह होते हैं, ये किसी यौगिक के साथ जुड़ते हैं, तो ये अम्लीयता को तो बढ़ाते हैं, लेकिन क्षारीयता को घटाते हैं। प्लस आई प्रभाव वाला कोई समूह लेते हैं, जैसे कि CH3 है, CH3NH2, एक है FNH2, और एक है ClNH2। कोई 3 कंपाउंड है, इनमें से देखते हैं। जो ये है, ये तो प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा। ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा, ये माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट दर्शाएंगे। तो प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा, ये होगा पहले नंबर पर, क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं वो उनकी जो क्षारीयता होती है वो उच्च होती है। देखो, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए ये होगा तीसरे नंबर पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है, इसलिए इसकी क्षारीयता सबसे कम होगी। ठीक है, और ये माइनस आई कम दर्शाता है, इसलिए इसकी क्षारीयता इससे अधिक होगी। ठीक है, तो ये होगा सेकंड नंबर पर। ये था अम्लीयता क्षारीयता। इंडक्टिव इफेक्ट से कोवेलेंट बॉन्ड वाले किसी भी यौगिक की हम पोलैरिटी के बारे में आसानी से जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि H2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, और एक है CH4 CH इसमें ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.5 के लगभग होती है, और यहाँ पर जो कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के लगभग होती है, और हाइड्रोजन की भी लगभग इतनी ही होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉनों को, सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा, जिससे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। जब भी कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंडों में ऐसी कंडीशन होती है, यानी कि कौन सी कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें कोवलेंट बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड हो, जिसमें 2 परमाणु अलग अलग विद्युत ऋणता वाले होते हैं,
तो उनमें एक परमाणु पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, ठीक है, जिससे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव का साइन आ जाता है। और ऐसे जो भी कंपाउंड होते हैं, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड वाले ऐसे जितने भी कंपाउंड होते हैं वो होंगे पोलर। सभी के सभी ऐसे कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड पोलर यानी कि ध्रुवीय होते हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होती है, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं पाएगा, जिससे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव साइन नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे कंपाउंडों को हम नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। नॉन पोलर कंपाउंड कौन से होंगे? जिन कंपाउंडों में जो एटम होंगे, जो परमाणु होंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो, जिससे कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाए। ऐसे कंडीशन में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड वाला यौगिक नॉन पोलर होगा, और ऐसी कंडीशन जब आती है तो वो यौगिक होंगे पोलर। लेकिन जरूरी ये है कि वो जो कंपाउंड है उसमें कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। सहसंयोजक बंध का होना जरूरी है। सहसंयोजक बंध होगा उन्हीं यौगिकों में इंडक्टिव इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।